नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाइटमेयर डर की दस्तक। कभी सुना है ऐसी सड़क के बारे में जहां रात 1 बजे जिंदा इंसान नहीं देखा जाता? एक ट्रक ड्राइवर, जंगल और एक ढाबा जो असल में वहां था ही नहीं। अगर आप डरते हैं तो अभी वापस लौट जाएं, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये कहानी है राहुल की और उस रात की जब उसका सामना उस इंसान से हुआ जो कभी था ही नहीं। दोस्तों, आज की कहानी हमें राहुल ने भेजी है। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और रोमांचक है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें अपना नाम और आप किस शहर से हमारी ये स्टोरी सुन रहे हैं जरूर बताएं, और साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, बिना देर किए कहानी को सुनते हैं राहुल की जुबानी। मेरा नाम राहुल है और उम्र मेरी 32 साल है। पिछले 12 वर्षों से मैं ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ। हाईवे की लंबी अंधेरी रातें मेरे लिए कोई नई बात नहीं। कई बार पहाड़ों के बीच रुका हूँ, कई बार भयंकर तूफानों में गाड़ी संभाली है, कई बार जंगली जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती हुई देखी हैं। पर वो एक रात जिसे याद करके आज भी मेरा कलेजा कांप उठता है, वो सबसे अलग थी। वो एक शापित हाईवे था जिसके बारे में मेरे साथी ड्राइवर हमेशा डरते डरते बातें करते थे, पर मुझे तो भूत प्रेत पर जरा भी विश्वास नहीं था, एकदम नहीं, जब तक कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने नहीं हो गया। उस रात की शुरुआत भी बहुत सामान्य थी। मुझे फैक्ट्री से माल उठाकर शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक डिपो पे पहुंचाना था। उस दिन सुपरवाइजर की एक गलती के कारण माल की गिनती में बहुत समय लग गया, जिस कारण गाड़ी में माल लोड होने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए रात के 12:15 बज गए थे। जैसे ही मैंने माल लोड किया, मैंने तुरंत ही ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे की तरफ मोड़ दिया। रात गहरी थी और आसमान में चांद बादलों के बीच छुपा हुआ था। सड़कें वीरान, जंगल खामोश और हवा भी मानो जैसे थम सी गई हो। मैंने सोचा लंबा है तो कुछ पुराने गाने सुन लेता हूँ। मैं अक्सर जब भी सफर में होता हूँ तो रेडियो पर पुराने गाने सुनता हूँ और उन्हें गुनगुनाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता हूँ। बस यही सोच मैंने रेडियो ऑन किया, पर रेडियो के अंदर अजीब सी गड़गड़ाहट के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया, क्योंकि उस शोर में मुझे कुछ ऐसा लगा था कि मानो जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ऐसी रातों में मैं जल्दी निकलना ही पसंद करता हूं। जितनी जल्दी डिलीवरी दे दूं उतना ही अच्छा। लेकिन सुपरवाइजर की एक गलती के कारण मेरा बिना वजह इतना समय बर्बाद हो गया था। पर जैसे ही मैं उस बदनाम जंगल वाले हिस्से में पहुंचा, ट्रक अचानक से खड़खड़ाकर बंद हो गया। अबे यार, ये क्या हो गया? मैंने गाड़ी साइड में रोकी और हुड खोलकर इंजन देखने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद अब मुझे पता चला कि शायद इंजन में गड़बड़ी कुछ ज्यादा ही है, जो तुरंत रास्ते में तो मुझसे ठीक नहीं हो सकती। मैंने अपने मोबाइल में देखा तो रात के करीब 1:30 बज रहा था और चारों तरफ सन्नाटा, और मैं एक सुनसान जंगल के बीच में खड़ा हुआ। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। मैं किसी से मदद बुलाने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन देखा कि फोन में नेटवर्क ही नहीं है और आसपास में कहीं गाड़ी का आने जाने का कोई निशान भी नहीं दिखाई दे रहा। और तभी दूर सड़क पर एक परछाई दिखाई दी। एक आदमी धीमी चाल से मेरी तरफ आता हुआ, जिसे देखकर मुझे एक उम्मीद की किरण जागी। लेकिन उस सुनसान रास्ते में किसी को चलते देखना भी डर पैदा करता है। पर मैंने हिम्मत की और आवाज दी, भाई साहब, जरा मेरी मदद कर देंगे क्या? मेरी आवाज सुनने के बाद वो आदमी वहीं रुक गया, फिर मेरी तरफ बढ़ा। पर एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी कि उसके कदमों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मानो वे आदमी हवा में चल रहा हो। पर मैं उस समय इतना घबराया था कि मैंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे करीब आया तो देखा चेहरा बिल्कुल भावहीन, आंखें गहरी बुझी हुई, जैसे कई दिनों से ये इंसान सोया ही ना हो, या शायद
कोई मरा हुआ इंसान चल रहा हो। पर मैंने खुद को समझाया, डर मत राहुल, इंसान ही है कोई। मैंने पूछा, साहब आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? वो आदमी धीरे स्वर में बोला, सामने ढाबा है, वहां पूछ लो, शायद मदद मिल जाए। उसकी आवाज में अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी गहरी खोखली जगह से निकल रही हो। मैंने उस दिशा में देखा जहां उसने उंगली से इशारा किया था, पर वहां तो घना अंधेरा था। मैंने सोचा, इस वीराने में ढाबा, वो भी आधी रात को? मुझे शक हुआ, पर वे आदमी बिना कुछ कहे कहीं को मुड़ गया और जैसे ही धुंध में कहीं गायब हो जाता है, ऐसे कहीं चला गया। मैं कुछ देर तक तो उसे देखता रहा, फिर सोचा, चलो देखते हैं, शायद सच में ही ढाबा हो, मदद तो मिल ही जाएगी। मैं पैदल ही पैदल उस दिशा में चल दिया, बिना ये सोचे कि वो ढाबा कितनी दूर होगा और ट्रक को भी क्या मैं यही छोड़ना ठीक रहेगा या इसे साथ ले जाऊं। लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि ट्रक खराब हो चुका था। इसलिए मैं उस जंगल में उस दिशा में बढ़ गया जहां की तरफ मुझे ढाबा बताया गया था। अभी कुछ दूर चला ही था कि तभी अचानक किसी ने स्विच ऑन किया हो। एक पुराना सा ढाबा सामने दिखाई दिया, पीली मट्टी, मटमैली सी अजीब टूटी छत और लकड़ी की मेजें। मुझे याद आया, यहां तो अभी कुछ नहीं था और ये अचानक ढाबा कैसे आके खड़ा हो गया। ये सब नजारा देखकर तो मेरा सर ही चकरा गया और मेरा दिल बहुत जोर जोर से धक 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 धड़कने लगा। लेकिन जिंदा रहने के लिए तर्क चाहिए, डर नहीं। बस यही बात अपने आप को समझाकर मैं ढाबे की तरफ बढ़ लिया। मैं जैसे ही ढाबे के पास पहुंचा तो बाहर खड़े होकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि धुएं के साथ हल्की सी गंध आ रही हो, जैसे कोई मांस पका रहा। भीतर से किसी औरत की धीमी धीमी गुनगुनाहट भी आ रही थी, एक धुन जो सुनने में बहुत ज्यादा मीठी लग रही थी, पर उस आवाज की सच्चाई शायद कुछ और ही थी। भला कोई इतना और मिठास भरा और इतना स्वर में कैसे गा सकता है, जिसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस आवाज को मैं बार बार सुनता जाऊं और सुने जाऊं। खैर, मैं इन चीजों से अनदेखा अंदर गया और देखा एक बूढ़ी औरत, लगभग 70-72 साल की होगी, बाल सफेद, चेहरों से झुर्रियों से भरा, पर आंखें बिल्कुल काली, जैसे आंखें नहीं दो खाली गड्ढे हों। वे चूल्हे पर कुछ पका रही थी और उस मांस की खुशबू इतनी गहरी, इतनी स्वादिष्ट, इतनी अच्छी कि मैं चाह के भी खुद को रोक नहीं पाया। मुझे तो उस खाने की खुशबू सूंघकर ही बहुत तेज भूख लगने लगी। वैसे भी हम ड्राइवर लोग रात के समय किसी न किसी ढाबे पर रुककर खाना तो जरूर खाते हैं। अरे भाई, हमें रात में लंबा सफर तय करना होता है, जो भूखे पेट तो कभी संभव नहीं होता। और यहां तो इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना, मुझसे तो एक पल भी नहीं रह गया। और मैंने कहा, माँ जी, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वे बूढ़ी औरत मेरी तरफ पलटी और एक अजीब सी मुस्कान दी, जिसे देखकर मानो मेरी रूह सी कांप गई हो। उसकी आवाज अभी भी सुन रहा था, इतनी मधुर, इतनी मीठी, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी अजीब और भयानक कैसे हो सकती है? वो बोली, मेरे पास बहुत खाना है, क्या तू भूखा है बेटा? उसकी आवाज बहुत ही साधारण थी, पर उसके भीतर कुछ कांपता हुआ लेकिन किसी जानवर के गुर्राने जैसा एहसास मुझे लग रहा था। मैंने हम में सर हिलाया और वे औरत तभी एक थाल गर्मा गर्म खाने से लेकर मेरे सामने आ गई और वे थाल गरम गरम मांस मेरे सामने परोसने लगे। थाल लगाते समय मैंने देखा कि उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे हैं। शायद उम्र का तकाजा होगा, लेकिन उसकी मुस्कान तो एकदम स्थिर थी, एकदम बेमानी, बिना किसी भाव की, जैसे ये इंसान ना हो कि कोई कठपुतली हो। उसने थाली रखी और वहां से चली गई और फिर चूल्हे पर जाकर खाना पकाने लगी। मैंने थाली में देखा, उसके अंदर फ्राई, कुरमा
और कढ़ाई खुश रखा हुआ था और पास में ही थोड़ी सी सलाद और कुछ रोटी की चपातियां थी। लेकिन उन रोटियों की चपातियों का कलर सफेद नहीं लग रहा था, मानो जैसे कुछ लाल रंग का पानी मिलाया गया हो। लेकिन यकीन मानो, मुझे उस समय इतनी तेज भूख लग रही थी कि मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। इसलिए मैंने बिना देर किए खाना शुरू किया। मैंने पहली बाइट खाई और मेरी तो आंखें ही खुल गई। इतना स्वादिष्ट मांस मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। ना किसी होटल में, ना किसी ढाबे में, ना किसी शादी में और ना कहीं और। मैं अब जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। तभी वे बुढ़िया मेरे से बोली, बेटा आराम से खाओ वरना गले में खाना अटक जाएगा। उसके बोलने का तरीका कुछ अजीब था। खाते हुए मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि माँ जी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, ये किस जानवर का मांस है जिसमें इतना स्वाद आया? मेरी बात सुन वो बुढ़िया और मुस्कुराई, पर इस बार उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे ना जाने कितने राज छुपा रही हो। वो बोली, मांस जंगल का, जो यहां। इसके बाद वो चुप हो गई और कुछ नहीं बोली, मानो बाकी की बातें जैसे वो अंदर निकल गई हो। मैं इन सब बातों से बेपरवाह मैं खाना खाता रहा। उस दिन मैंने पेट भर खाना खाया, जो मेरे हलक तक भर गया था। पर जब मैं खाना खा रहा था तब मुझे ढाबे के अंदर और उसके आसपास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो या कोई किसी को घसीट के ले जा रहा हो। लेकिन वो बुढ़िया इन सब चीजों से बेपरवाह आराम से अपना सारा काम कर रही थी और वो औरत एकदम सामान्य, जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। खाना खत्म हुआ। मैंने उससे पैसे देने के लिए पूछा कि अम्मा कितने पैसे हुए, पर वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी, एक अजीब सी मुस्कान के साथ, और फिर बोली, अभी मैं तेरे लिए एक बहुत बढ़िया शरबत लाती हूं, उसे और पी ले, उसके बाद पैसे दे देना। उस बुढ़िया औरत की ये बात सुन मेरी रीढ़ की हड्डी में एकदम अजीब सी सरहन दौड़ पड़ी और वे बूढ़ी औरत अंदर उस ढाबे में चली गई। लेकिन तभी अचानक मुझे याद आया, अरे मेरा ट्रक तो वहां खराब खड़ा हुआ है। मैं जल्दी से भागता हुआ ढाबे से बाहर निकला और जल्दबाजी में मैं उस बुढ़िया के पैसे देना तो भूल ही गया। अब मैं काफी दूर आ चुका था। दूर आने के बाद मुझे याद आया कि मुझे पैसे देने चाहिए। मैंने सोचा, उस बुढ़िया ने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया है, मेरे लिए शरबत भी लाई थी, और मैं उसे बिना पैसे दिए वापस चला जाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने सोचा वापस जाकर इसे पैसे देता हूं, और मैं तो भूल ही गया, मेरा तो ट्रक भी खराब पड़ा है। क्या पता ये बूढ़ी औरत मेरी किसी तरह से मदद कर दे। लेकिन जब मैं वापस पहुंचा तो मेरे तो दिल की धड़कनें ही रुक गई। वहां पर कोई ढाबा ही नहीं था, सिर्फ घना जंगल, अंधेरा और ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी। ये सब देखने के बाद मैं तो पसीने से लथपथ हो गया। मेरे पैरों ने खुद ब खुद दौड़ना शुरू कर दिया। मैं ट्रक की तरफ भागा और तभी सड़क पर अभी वही आदमी खड़ा मिला जिसने कुछ देर पहले मुझे उस ढाबे का रास्ता बताया था। पर इस बार उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे किसी ने पुतलियां खींचकर मिटा दी हो। वो बोला, ढाबा आगे है, तुम्हारा ट्रक थोड़ी दूर खड़ा है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने तो इससे पूछा नहीं कि ढाबा कहां है और मेरा ट्रक फिर इसे कैसे पता चला। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी खामोशी, सब कुछ मुझे अंदर तक जमा रही थी। मैं बिना कुछ कहे भागता हुआ ट्रक के पास पहुंचा और देखा ट्रक तो बिल्कुल ठीक था, बिना किसी खराबी के, जैसे कभी रुका ही नहीं था।
मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। क्या सच में मेरा ट्रक खराब हुआ था या ये सिर्फ मेरा एक वहम है? लेकिन मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए अब बिल्कुल समय नहीं था और मुझे अब जल्द से जल्द इस रास्ते से बाहर निकलना था और अपना माल भी तो मुझे समय से डिपो पे पहुंचाना था। बस यही सोच मैंने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। लेकिन आगे का रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा कुछ देर पहले मैंने देखा था। पेड़ सूखे हाथों की तरफ झुक रहे थे। रोड पर धुंध का घना पर्दा छा गया। हर तरफ अजीब सी सन्नाटा और अजीब सी फुसफुसाहट, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। मैं अब ट्रक को सड़क पे दौड़ा रहा था, लेकिन जितना वे आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही अजीब सा एहसास अपने पीछे महसूस कर रहा था, जैसे कोई परछाई बिना आवाज के ट्रक के पीछे भाग रही हो। हवा बिल्कुल ठहरी हुई। पूरे माहौल में एक ऐसी घुटन थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। सड़क पर किसी गाड़ी की आवाज, ना कोई आदमी, ना कोई कुत्ता, ना कोई जानवर, और पेड़ों की शाखाएं भी जैसे हवा के बिना अपने आप हिल रही थी। अचानक मुझे वही बुढ़िया दिखाई दे गई जो ढाबे पर थी, वही जो मांस पका रही थी और अजीब हरकतें कर रही थी। वे सुनसान सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, बल्कि जैसे कोई अदृश्य ताकत ने उन्हें उठा रखा हो। उसका चेहरा अब बूढ़ी औरत जैसा नहीं, बल्कि किसी विकृत प्राणी जैसा लग रहा था। ये नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने ब्रेक मारे और चिल्लाता हुआ ट्रक को रोक दिया। वे सड़क के बीच खड़ी होकर मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को देखता है। उसके झुर्रीदार होठों पर वे खिंची हुई असहज मुस्कान अभी भी जमी हुई थी। मैं ट्रक से नीचे उतरने ही वाला था कि बुढ़िया का चेहरा धीरे धीरे फैलने लगा। उसकी आंखें गोल होकर बाहर आई और उसकी नाक लंबी और टेढ़ी हो गई, और उसके जो होंठ थे वो ऐसे फटने लगे जैसे किसी ने तेज धार वाले औजार से उन्हें काट दिया हो। मैंने डरते हुए कहा, अम्मा हट जाओ, मुझे जाने दो। मेरी आवाज कांप रही थी, डर और हैरानी से भरी हुई थी। लेकिन बुढ़िया अचानक सड़क पर लेट गई और सर नीचे जमीन पर पटकते हुए चीखने लगी। उसकी आवाज इंसान की नहीं, बल्कि किसी जानवर की लग रही थी। ये देखकर तो मेरा खून जम गया। मैं वापस ट्रक में भागा और तेजी से गाड़ी को स्टार्ट की। लेकिन ट्रक के स्टार्ट होते ही बुढ़िया कूदकर आगे आके खड़ी हो गई। वो इतनी तेज थी कि मेरा दिमाग सुन पड़ गया। ट्रक की हेडलाइट में उसका बदला हुआ चेहरा अब और भी भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें जैसे लाल अंगारे की तरह चमक रही थी। उसके दांत इतने लंबे और नुकीले दिख रहे थे कि मुझे लगा कि अभी ट्रक का शीशा फाड़ के इसे नोच लेगी। मैंने हिम्मत करके एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और ट्रक सीधे बुढ़िया की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उसे टक्कर मारने वाला था, बुढ़िया आखिरी पल में पता नहीं कहां उस धुएं में गायब हो गई, जैसे वो वहां पर थी ही नहीं। मेरी तो अब हालत खराब हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा मंजर नहीं देखा था, और मैं वे इंसान था जो कभी भूत प्रेत डायन जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन वो सब कुछ आज मेरी आंखों के सामने हो रहा था, और मैं समझ चुका था कि ये आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं ट्रक चलाते हुए हाँफ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। कुछ दूर जाते ही सड़क अचानक सामान्य होने लगी। पेड़ भी शांत हो गए और फिर हवा बहने लगी। मगर इस बदलाव से और भी ज्यादा मैं डर गया। मैं जानता था कि जो अभी पीछे छूटा है वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मैं लगातार पीछे देख रहा था कि कहीं वो फिर दिखाई न दे, और तभी मुझे ट्रक के रियर व्यू मिरर में बुढ़िया का चेहरा दिखा। और सबसे डरावनी बात क्या थी, वो बूढ़ी औरत ट्रक के पीछे नहीं बल्कि ट्रक के अंदर पीछे की तरफ छत के पास उल्टी टंगी हुई थी। उसे देखकर तो मैं बुरी तरह डर गया और ट्रक में मैं अपना अब काबू खो चुका था।
मैं ट्रक में ही बुरी तरह चिल्लाने लगा, लेकिन ट्रक सामने खाई में गिरने ही वाला था कि किसी तरह मैंने स्टीयरिंग को संभाला और ट्रक को साइड में खड़ा करके कूद के वहां से भाग गया। लेकिन पीछे कुछ नहीं था, न बुढ़िया और न बुढ़िया का कोई निशान। मैं कांपते हाथों से अपनी जेब से तावीज निकालने लगा जो मेरी मां ने मुझे कुछ साल पहले दिया था। मां ने कहा था कि बेटा, इसे हमेशा अपने पास रखना, रात के समय अक्सर बुरी आत्माएं आ जाती हैं, उस समय ये तेरी मदद करेगा। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, मैं उस तावीज को बिल्कुल नहीं रखना चाहता था, लेकिन सिर्फ मां का मान रखने के लिए मैंने वो तावीज अपने पास रखा था। लेकिन आज वही तावीज शायद मेरी जान बचा ले, बस अब मैं यही दुआ कर रहा था। तभी सड़क के दूसरे छोर से दो हेडलाइट दिखाई दी। एक ट्रक आ रहा था और वे ट्रक रोककर पास आया तो उसने हॉर्न दिया। मैंने हिम्मत करके आंखें पहुंची और ट्रक के पास गया। मैंने देखा कि ट्रक के अंदर मेरा दोस्त महेश था, जो अक्सर इसी रूट पर ट्रक चलाया करता था। महेश ने मुझे देखते ही कहा, अरे भाई, तू यहां क्या कर रहा है इतनी रात को, और सड़क पे क्यों रुक गया? मैं डर से कांप रहा था। फिर मैं महेश के ट्रक पे चढ़ गया और उसे उस समय की सारी घटना बताई। महेश मेरा चेहरा देखकर समझ गया था कि ये आदमी मजाक नहीं कर रहा। महेश ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, राहुल, तू सच में बहुत किस्मत वाला है, वरना यहां से वापस लौटने वाले बहुत ही कम होते हैं। ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों, यहां क्या है? महेश ने कहा, यह पूरा हाईवे शापित है। कई साल पहले यहां एक ढाबा था जहां एक औरत लोगों को खाना खिलाकर मार देती थी और उनका मांस बेचती थी। ये बात सुनकर मानो मेरे हाथ में कपकपी दौड़ पड़ी। महेश ने आगे कहा, तुम्हें बताया था ना कि इस रास्ते पर रात के 1 बजे मत पाना। तुमने वही गलती कर दी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा वापस आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहा था। उस दिन महेश मुझे दूसरे रास्ते से सुरक्षित घर ले गया। मैं उस रात सुरक्षित महेश के साथ घर तो पहुंच गया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया, जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेते हुए भी मुझे लगता था कि ढाबे वाली बुढ़िया उसकी गर्दन के पीछे खड़ी होकर उसे घूर रही है। खिड़की से बाहर अंधेरा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पेड़ों के पीछे कोई काली परछाई खड़ी है जो हर हरकत को महसूस कर रही है। सुबह होते ही महेश ने चाय बनाते हुए गंभीर आवाज में कहा, राहुल, तूने जो देखा है वह किसी आम इंसान को नहीं दिखता। इसके पीछे एक पुरानी और बहुत ही खतरनाक कहानी है। मैं चुपचाप सुनता रहा और मेरे हाथ अब भी लगातार कांप रहे थे। महेश ने अब वो राज बताना शुरू किया जिससे मैं पूरी तरह से अनजान था। बहुत साल पहले इस हाईवे पर एक ढाबा था और उस ढाबे को चलाती थी एक औरत जिसका नाम पार्वती था, लेकिन लोग उसे पारो कहते थे क्योंकि उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। चेहरा हमेशा खून जैसा लाल लगता था और वे ज्यादातर रात के समय ही दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि उसका पति और उसका बेटा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे और तब से वे बिल्कुल बदहवास हो गई। धीरे धीरे वे ढाबे पर आने वाले ड्राइवर को अपने जाल में फंसाने लगी। खाना बिल्कुल स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन उसके स्वाद में एक ऐसा रहस्य था जिसे किसी ने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। कई ट्रक वाले गायब हुए, कोई वापस नहीं लौटा। जब पुलिस को शक हुआ और उन्होंने ढाबे की तलाशी ली तो एक ऐसी चीज मिली जिसने सभी को हिला के रख दिया। ढाबे के पीछे एक कच्चा कमरा था, वहां बड़े बड़े मांस के टुकड़े लटके थे और उन टुकड़ों में इंसानी मांस भी था। पुलिस ने ढाबा बंद कर दिया, लेकिन उसी रात वे ढाबा जल गया और पार्वती उसके अंदर फंसकर मर गई, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। जली हुई ढाबे की राख में सिर्फ राख ही राख थी। लोगों ने समझा कि शायद वो जल के खत्म हो गए, क्योंकि उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई दी। लेकिन इसके बाद एक एक करके ड्राइवर को उसी जगह ढाबा दिखाई देने लगा
जैसे वे ढाबा मरने के बाद भी जिंदा हो, जैसे पार्वती किसी दानवी रूप में बदल चुकी हो और अपनी मौत का बदला हर आने जाने वाले से लेती हो। महेश ये बात कहते हुए भी डर रहा था। अब तो मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैंने धीमी आवाज में कहा, महेश, क्या वो मुझे मारना चाहती है? महेश ने कहा, नहीं राहुल, वो सिर्फ उन्हीं को मारती है जो ढाबे पर खाना खाने जाते हैं, और तुमने तो खाना खाया है ना। ये सुन मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू भाग्यशाली है कि वो तुझे खत्म नहीं कर पाई। शायद ये इस तावीज का कमाल है जिसने तुझे बचा लिया। मैंने तावीज को पकड़ के देखा तो उसका धागा आधा जला हुआ दिख रहा था, जैसे किसी ने उसे आग से छुआ हो। अब मेरे भीतर खौफ और बढ़ चुका था। महेश ने कहा, सुन, अब तू एक बार उस ढाबे की सच्चाई खुद देखना चाहे तो मैं तुझे दिन में वहां ले जा सकता हूं, ताकि तुझे यकीन हो जाए। हालांकि मैं पहले मना करने वाला था, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा मेरे भीतर जन्म लेने लगी। मुझे लगा कि जब तक मैं उस जगह जाकर खुद नहीं देख लेता, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। और मैंने महेश से कहा कि मुझे आज ही जाना है। हम दोनों उस शापित जगह पहुंच गए। सूरज सिर पे था, तेज धूप पड़ रही थी, फिर भी उस जगह एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां हवा आते ही मर जाती हो। जहां मैंने रात ढाबा देखा था, सुबह वहां सिर्फ जले हुए ढाबे के कंकाल बचे थे। काली मिट्टी, राख जली हुई लकड़ियां, टूटी खिड़की और हवा में फैली एक अजीब सी दुर्गंध। महेश ने कहा, यही वो ढाबा था, अब तो यकीन हो गया ना? मैंने उस जमीन को ध्यान से देखा। मुझे लगा जैसे राख में से किसी के पैर के निशान थे। हालांकि वो पुराने हो चुके थे, लेकिन गहरे और लंबे निशान थे, जो इंसानी पैर जैसे तो मुझे नहीं लग रहे थे, किसी और चीज के थे। अचानक मेरी नजर बाईं ओर गई। एक पुराना तवा पड़ा था और उसके पास काली मिट्टी में घुला एक टूटा हुआ कटोरा। मैंने उसे हाथ में उठाया और जैसे ही उसे छुआ, उसके अंदर से जले हुए मांस जैसी बदबू आने लगी। मैंने घबरा के कटोरा नीचे गिरा दिया। महेश ने कहा, राहुल, यहां ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं जाने ही वाला था कि तभी मेरे कानों में पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे उस बुढ़िया ने मुझे पुकारा हो और बोला, और खाना खाएगा बेटा? ये सुन मानो मेरा तो पूरा शरीर में 440 वोल्ट का करंट ही दौड़ गया हो। और जब मैंने पलट के देखा, वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ राख उड़ रही थी, धीरे धीरे, मगर जैसे राख के कण किसी अदृश्य आकृति की शक्ल ले रहे हो। महेश ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चल भाग यहां से। तो हम दोनों तेजी से वहां बाहर निकले, लेकिन मैंने जाते जाते आखिरी बार पीछे मुड़ के फिर देखा और मुझे यकीन था कि राख के कणों के बीच से लाल चमकती दो आंखें उसे लगातार घूर रही हैं। मैं घर तो आ गया था, लेकिन मेरा मन अभी भी उस शापित ढाबे पर ही अटका था। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे लगा कि कमरे में किसी की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। कमरा बंद था, दरवाजे बंद थे, खिड़की भी बंद थी। फिर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके सिरहाने आकर खड़ा हो गया हो। मैंने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया। मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद कानों के पास किसी भारी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत एकदम पास आके खड़ी हो और हर सांस के साथ उसकी गर्म और सड़ी हुई बदबू मेरे अंदर पहुंच रही हो। मैंने डर के मारे आंखें कस के बंद कर ली और बिल्कुल बिना हिले डुले बिस्तर पे पड़ा रहा। और तभी मुझे बिस्तर पे किसी के धीरे से बैठने की आवाज आई। पलंग ने हल्का सा चरमर की आवाज दी। उसके बाद मेरे पैर के पास किसी चीज ने बिस्तर को धीरे से खींचा, जैसे कोई हाथ
उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। मैं डर के मारे बौखला उठा, चादर हटाई और बिस्तर से बाहर कूद पड़ा। लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था, सिर्फ चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन बिस्तर पे जहां मैं लेटा था, वहां बिस्तर की चादर पर काले जले हुए उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जलते हुए हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश की हो। अब मेरी सांसें तेजी से चलने लगी थी। मुझे पहली बार समझ आया था कि ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं था। ये वही बुढ़िया थी, वही जो ढाबे पर मांस पका रही थी, वही जिसने उसे खाने में कुछ पिलाया था, ये वही जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। अब वो उसके पीछे घर तक आ चुकी है। मैं पीछे हटते हुए दीवार से जा लगा और मेरा पूरा शरीर पसीनों में मानो डूब गया हो। कुछ सेकंड तक तो शांति रही, फिर दरवाजे पे जोर से ठक ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दरवाजे पर अपना सर पटका हो और दरवाजा एक झटके से जोर से हिल उठा। मैंने भगवान का नाम लिया और तावीज को कस के पकड़ लिया और एकदम घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक आवाजें बंद, हर तरफ शांति और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे में छा गया। और फिर मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ। सुबह 7 बजे मेरी मां ने दरवाजा खोला और वो अंदर आई तो मुझे जमीन पर बैठा हुआ देखकर चौंक गई। मैंने अपनी मां को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। ये सुन उनकी आंखें लाल हो गई और चेहरा तो पीला ही पड़ गया था। मां ने सुबह के उजाले में दरवाजे पे पड़े काले राख के निशान देखे और वो एक पल के लिए भी नहीं बोली। उन्होंने बस सीधा मेरा हाथ पकड़ा और देखने लगी। मेरे हाथ में तावीज था, वो उसको जांचने लगी। तावीज के अंदर का एक धागा लगभग जल चुका था, जैसे किसी डरावनी आग ने उसे जला दिया हो। मां ने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, ये चीज आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तू किसी बहुत पुराने और खतरनाक साई के पकड़ में आ चुका है। मैंने बस इतना कहा, मां, अब मैं क्या करूं? मुझे क्यों परेशान कर रही है? क्या ये कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? और आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? मां ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तू जहां गया था वहां तूने उसकी सीमा तोड़ दी है और जब वे तुझे अपना मान बैठी है। राहुल, ये कोई आत्मा नहीं बल्कि एक दानवी प्रेत है, मृत शरीर लेकिन भूखी, और इसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी। मां की ये बातें सुन मेरे तो शरीर का सारा खून ही सूख गया। मां ने कहा, तुझे आज ही पंडित गुरुदेव के पास चलना होगा, बस वही है जो इसे रोक सकते हैं। मैं और मां पंडित गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में रहते थे। मेरे और मां के पहुंचते ही गुरुदेव ने अपनी आंखें खोलकर देखा और एक पल गवाए बिना बोले, राहुल, तू उसके स्पर्श में आ चुका है। यह सुन मेरी तो रूह ही कांप गई थी। आगे गुरुदेव ने कहा, राहुल, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, ये एक पिशाचनी है और तूने उसका भोजन खाया है, इसलिए अब वे तुझे अधूरा नहीं छोड़ सकती। वो हर हाल में तुझे वापस अपने ढाबे तक खींच कर ले जाएगी। मैंने डर से नजरें झुका ली। गुरुदेव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंदिर के दियों की लौ अचानक से तेज हो गई। आसपास का मौसम अचानक बदल गया और बादल पूरे आसमान में छा गए, जहां कुछ देर पहले धूप निकली हुई थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। आसमान साफ हो गया और दियों की लौ ठीक से जलने लगे और कुछ देर बाद सब कुछ शांत। अब गुरुदेव ने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अब वे तेरे करीब भी नहीं आ सकेगी, लेकिन तुझे अब उस रास्ते पे कभी दोबारा नहीं जाना। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे एक तावीज दिया और कहा कि इसे हमेशा गले में पहन के रखना। जब तक यह तावीज तेरे साथ रहेगा, कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और उसके बाद मैंने और मां ने
गुरुदेव का धन्यवाद किया और वो तावीज पहनकर मैं वहां से बाहर आ गया। लेकिन उसके बाद कभी मुझे वो बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी और मैंने भी वो तावीज कभी गले से नहीं उतारा। और मेरा जो भ्रम था कि भूत प्रेत नहीं होते, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें बताना ना भूलें।